नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ईरान ने जापान के शिप्स को अलाउ कर दिया है जो हॉर्मस पे फंसे हुए हैं कि वो निकल कर जा सकते हैं वहां से। तो एक किस्म से एक बड़ा रिलीफ जापान के जहाज़ों को मिला है। दूसरा ये है कि जो F-35 गिराया गया है ईरान के द्वारा, इसने काफ़ी लोगों को हैरान किया है। और इसके ऊपर कुछ थ्योरीज भी आई हैं कि उसको डिटेक्ट कैसे किया गया। वो तो स्टेल्थ फाइटर है और दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर माना जाता है, तो उसको डिटेक्शन कैसे हुआ है उसका आखिरकार। तो पता लगा है कि पुराने जो मिग-29 थे, जो भारत के पास भी हैं अभी भी थोड़े, और ईरान के पास भी, और उसके अंदर एक खास मिसाइल लगती थी, उसकी हेल्प से इसको चाइना ने भी कंफर्म किया कि उसकी वजह से उसको काफ़ी डैमेजेस किए गए हैं। रुपया जो इतना कमज़ोर हो गया है, वो सिर्फ डॉलर के प्रति ही नहीं हुआ, बाकी करेंसी के प्रति भी हुआ। मैं आपको बताऊं, जिसमें येन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, दिराम है, रियाल है, उनके मुकाबले भी रुपया टूटा है। तो हम सिर्फ डॉलर के मुकाबले जो काउंट करते हैं वो ऐसा नहीं है, उनके मुकाबले भी रुपये के अंदर काफ़ी कमज़ोरी आई है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जापान के जहाज़ों को जो छोड़ दिया गया है, तो ईरान ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और जापान को अनुमति दे दी है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। ईरान की वैसे भी जापान के साथ काफ़ी दोस्ती भी है, और जापान की जो न्यूज़ एजेंसी है क्योदो न्यूज़ को एक इंटरव्यू उन्होंने बताया भी था। तो अब ये बयान ऐसे टाइम में आया कि जब इस क्षेत्र में तनाव तो बना हुआ है और सप्लाई चेन को लेकर काफ़ी चिंताएं हैं। तो जापान अपनी ज़रूरतों के लिए ये यहाँ पर काफ़ी हद तक गल्फ के ऊपर निर्भर करता है। अब उसको जो जहाज फंसे हुए थे वो उसको निकाल कर अलाउ करना, एक किस्म से कहा जाए तो साने ताकाइशी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लेकर काफ़ी बड़ी सफलता है कि जापान के जहाज़ों को छोड़ दिए जाना। ये शर्त वर्त भी नहीं लगाई है, कोई ऐसा टोल टैक्स भी नहीं लिया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर जापान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक्चुअली देखा जाए तो बातचीत भी की थी, लेकिन वो उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और ईरान ने जापान को लेके अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि हाँ, हम उनके जहाज़ों को छोड़ देंगे। तो एक किस्म से जापान के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात यहाँ से निकल कर आ रही है। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि F-35 का जो शिकार हुआ है वो कैसे हुआ है। बहुत सारी थ्योरी निकल के आ रही हैं इसमें, लेकिन इसमें चाइना की भी थ्योरी निकल के आई है। एक थ्योरी तो पहले ये थी कि इंडिया के पास ऐसे रडार सिस्टम्स हैं, एडवांस रडार सिस्टम्स हैं, जिसके द्वारा इंडिया ने एक ब्रिटिश F-35 को डिटेक्ट कर लिया था और वो इंडिया में लैंड भी हुआ था। आपको पता भी है ये। खराबी हो गई थी, क्या भी था, लेकिन वो लैंड हुआ था वहाँ पर। वो काफ़ी दिन रहा यहाँ पे, कई हफ्ते रहा, लेकिन इंडिया के रडार सिस्टम ने उसको डिटेक्ट किया था, मैं आपको बताऊं। अब चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ बात की है इस बारे में, एक रिपोर्ट्स आनी शुरू हो रही है मीडिया के अंदर कि एक रशियन मिसाइल है। जी हाँ, रशियन मिसाइल है, उसका इंडिया भी यूज़ करता है, और वो मिग-29 की मिसाइल है। यानी कि मिग-29 तो बहुत पुराना है, एक तरह से देखा जाए तो 50 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। वो जो मिसाइल है वो पुराने सिस्टम पर काम करती है। जी हाँ, और कहा है कि उसका जो पता लगाया गया है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, EO/IR, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम से पता लगा लिया उसका। इसका मतलब दुनिया में कई बार ऐसा होता है, जो पुरानी तकनीकें होती हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, वो नई टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट कर लेती है साहब। और चीन ने यह दावा किया है कि इसको जो डिटेक्शन हुआ वो कैसे हुआ है, कि खुद अमेरिका ने खुद क्या है कि ईरान का जो F-35 पे हमला किया उसको उसने कंफर्म किया है। और अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान के ऊपर एक मिशन में F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, उसको डैमेज काफ़ी हुआ है। अब इसमें चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि मिसाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है वो, लेकिन अच्छा खासा डैमेज कर सकती है वो। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ज़मीन से कोई ऐसा S-300 का कोई गया होगा, तोप का गोला उसने गिराया होगा, वो भी नहीं है। F-35 को डिटेक्ट करना S-300 की बस की बात नहीं, ये भी ठीक है।
लेकिन फिर ये कोई जाना पहचाना अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम होता तो और बात थी। उनका कहना है कि F-35 पर हमला करने वाली मिसाइल एक मॉडिफाइड एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है जो इंफ्रारेड गाइडेड सीकर का इस्तेमाल कर रही है। ये भी कोई होगी टेक्नोलॉजी होगी। उनका कहना है कि 1990 के दशक की बात है, करीब करीब 35-40 साल पहले की बात है, जब MiG-29 ईरान ने खरीदे थे। जी हाँ, MiG-29 खरीदे थे और उस समय उसने R-27 एयर टू एयर मिसाइल भी इंपोर्ट की थी। उनका नाम था R-27। इंडिया भी उनका यूज़ करता था R-27 का। इंडिया के पास अभी भी MiG-29 है इंडिया के पास। और ये बहुत पतली मिसाइल है, कोई बहुत लंबी नहीं है। मुश्किल से क्या कहते हैं कि बहुत शायद इस साइज़ की, जो कि 9 इंच का इसका टोटल मिला के, उसका डायमीटर टोटल मिला के, और बहुत छोटी सी मिसाइल है वो। मुश्किल से लगता है कि क्या कह सकते हो कि एक 1.25 फुट की लंबी मिसाइल है, बहुत छोटी सी है वो। और लेकिन इसकी स्पीड बहुत है, कहते हैं 5 मैक की इसकी स्पीड हो सकती है, यानी कि 7-8 हज़ार किलोमीटर की स्पीड इसकी हो सकती है। ये बता रहे हैं कि ये वाली जो छोटी सी एक मिसाइल थी, जो रशियन मिसाइल थी R-27, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार डिटेक्शन को टारगेट कर सकती है। अब ये मुझे इतना नहीं मालूम है कि, लेकिन उसका यूज़ कहीं ना कहीं इसके अंदर हुआ है। ये चाइनीज एक्सपर्ट ने इसको कंफर्म करके दिया है। भारत ने भी पहले कई सौ R-27 मिसाइल खरीदी थी, जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि इंडिया ने भी R-27 के जखीरे को एक स्वदेशी मिसाइल उससे बनाई है, समर 2, जो ग्राउंड से हवा में जा सकती है। जी हाँ, तो F-35 को ईरान ने फिर डिटेक्ट कैसे किया अल्टीमेटली, कि वो बताते हैं कि F-35 तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं छोड़ता, पूरी तरह से पैसिव होता है, तो इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसी वजह से पिछले हमलों में इसे नष्ट नहीं किया जा सका है। लेकिन इंडिया ने डिटेक्ट किया इसको, इंडिया ने इसको डिटेक्ट किया अपने एडवांस सिस्टम के ऊपर, जो यहाँ पे ब्रिटिश प्लेन था F-35 जो था। तो बताया जा रहा है कि चीन के पास एक एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रडार और स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने का एक बहुत ही मुकम्मल सिस्टम मौजूद है, जो एक अर्ली वार्निंग के लिए एरेज बनाता है। तो उनका कहना है कि उसका शायद इस्तेमाल इसमें किया गया है, और वो इस्तेमाल करके उसको, ये R-27 की जो मिसाइल है, उससे उसको हिट किया गया है। ये भी हैरानी की बात है कि साहब, जो कई बार पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको ज़रा सा मॉडिफाई करके एक बड़ा इफेक्टिव उनको बनाया जा सकता है, और अब तो नए स्टेल्थ को भी डिटेक्ट किया जा सके। इंडिया ने तो किया ही था अल्टीमेटली, वो तो हमको पता ही है। इसके साथ हमारा रुपया जो टूटा है, हम डॉलर के मुकाबले बात करते हैं, हमारा रुपया तो सबके अगेंस्ट टूट गया साहब। यूरो के अगेंस्ट भी टूटा, पाउंड, येन, रियाल, दिरहम, दुनिया की अधिकतर जो करेंसीज हैं वो सबके साथ ही इंडिया के रुपए की वैल्यू जो है वो कम हुई है। हम ऑफ कोर्स डॉलर के साथ तो हम आपके सामने रोज़ ही इस बात को रखते हैं कि वीक हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इस बात का अब एहसास हो रहा है, जब पूरे डेटा को जब हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो करेंसी है, लेकिन इसके मुकाबले जो बाकी करेंसीज हैं, युआन वगैरह हैं या कुछ और करेंसीज हैं, वो तो मजबूत हो रही हैं। वो तो इतनी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर नहीं हो रही हैं जितनी हमारी करेंसीज कमज़ोर हो रही हैं। ये मुझे समझ नहीं आया कि हमारी करेंसी जो है वो वीक हो रही हैं, लेकिन बाकी करेंसी तो वीक नहीं हो रही है ना। चीन, ब्रिटेन, सिंगापुर, इन सब की करेंसी मजबूत हुई है, मैं आपको बताऊं। जी हाँ, मजबूत हुई है, तो हमारी करेंसी टूटती चली जा रही है एक के बाद एक। कुछ इस पे कोरिया और थाई की मुद्रा भी लुढ़क गई डॉलर को लेके, लेकिन चाइना, ब्रिटेन, ब्राज़ील और उनकी तो डॉलर के मुकाबले जो है मजबूत हुई हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सिंगापुर डॉलर मजबूत हुआ है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग मजबूत हुआ है, चाइना का युआन मजबूत हुआ है, 1.5% मजबूत हुआ है साहब, यूरो 1.8% मजबूत हुआ है, ब्राज़ीलियन रियाल 3.5% देखा जाए तो वो मजबूत हुआ है, जबकि इंडिया का रुपया -4.2% गिरा है 1 जनवरी 2026 से लेकर 20 मार्च 2026 तक, इस साल में अब तक। रशियन रूबल टूटा है 5-6% है करीब, कोरियाई वॉन जो है -4.3, थाई बाट -4.2, भारतीय रुपया -4.2, टर्किश लीरा भी -3.2 है। लेकिन सिंगापुर डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज़, यूरो, ब्राज़ीलियन, ये सारे के सारे चढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो बड़े मजबूत हो गए।
तो ये क्यों नहीं वीक हुए भाई? अगर जैसे इंडियन करेंसी वीक हो रही है तो 95 तो अब हम बिल्कुल ही 95 को तो टचिंग डिस्टेंस पे खड़े हैं, 93.71 है। तो 95 के स्तर को तो बहुत जल्दी ही हम पार कर जाएंगे, ऐसा अब बताया जा रहा है। आरबीआई अब इंटरवीन तो कर रहा है, लेकिन आरबीआई का फॉरेक्स का जो भंडार है वो तो खुद बड़े संकट में आ चुका है, बहुत संकट में आ चुका है। सिर्फ $555 बिलियन बचे हैं, और $555 बिलियन को बचाना इतना आसान नहीं होगा जिस ढंग से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।